वालों को। और यदि हम आपसे मित्रता कर रहे हैं, आप हमसे मित्रता कर रहे हैं, तो क्या हम आपकी जात देकर के बात कर रहे हैं? अच्छा होता है तो अपने बच्चों से ही ना कहते हैं कि ओबीसी के और SC ST के बच्चों से दूर रहना, क्योंकि क्या पता तुमको कल फंसा दे। दो गुजराती मिलके देश को बढ़ा रहे हैं, दो अडानी अंबानी चल के पूरे देश को खा रहे हैं। कानूनों को लेकर देश भर में विवाद छिड़ा हुआ था। अलग अलग राज्यों में छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे कि इसमें कुछ नियमों का प्रावधान जो है वो गलत है, थोड़ा सा इसको में बदलाव किया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस मामले में अभी पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। आज इंदिरा बाल विहार चौराहे पर कुछ वकील हैं जो हमारे साथ जो है, हम इनसे बात करेंगे कि क्या ये प्रावधान था और इस पर रोक लगाने से क्या राहत मिली है आप लोगों को। देखिए, सर्वप्रथम हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समाज को बांटने वाले रिकमेंडेशंस को, यूजीसी के रिकमेंडेशंस को बंद कर दिया है। और रही बात सरकार की मंशा की, सरकार या दलित नेता जो बार बार ये शब्द कहते हैं कि 85% हम हैं, तो ये बताइए समाज में संरक्षण किसको दिया जाना चाहिए? 15% वालों को जो कम है आबादी में, या 85% वालों को? और यदि हम आपसे मित्रता कर रहे हैं, आप हमसे मित्रता कर रहे हैं, तो क्या हम आपकी जात देख करके बात कर रहे हैं, आपका धर्म देख करके आपसे मित्रता कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये कैंपस में SC ST और सिर्फ OBC को संरक्षण दे करके, सवर्ण छात्रों को संरक्षण ना दे करके आप समाज को विघटनकारी दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे ये जो नियम आया इसके बाद भी राजनीतिक गलियारों में भी एकदम सन्नाटा छा गया। चाहे पक्ष को देखिए विपक्ष को देखिए, तमाम जो सवर्ण चेहरे हैं दोनों दलों में हैं, सभी दलों में है, पक्ष विपक्ष दोनों में है, किसी ने इस पर कुछ नहीं बोला, सबने अपनी चुप्पी साधी। देखिए, वास्तविकता तो ये है कि सवर्ण नेताओं का अभाव है। सवर्ण समाज आज नेताओं के बिना अनाथ है, लेकिन जिसके ऊपर कोई नहीं होता वो खुद उसका होता है। आज सवर्ण समाज ने, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे और भी हमारे OBC के मित्र हों, उन सबों ने इस बात को कहा कि हमें ऐसे एक्ट को, हमें ऐसे रिकमेंडेशंस को नहीं चाहिए कैंपस में। जैसे इस एक्ट में जो कमियां थी वो क्या कमियां थी जिसको लेकर तमाम धरना प्रदर्शन हो रहा था? जो सबसे बड़ी कमी ये थी कि जो कमेटी बनेगी उसमें कोई भी सवर्ण शिक्षक नहीं रहेगा जांच करने में। दूसरी जो सबसे बड़ी खामी वो ये है कि जो अगर आप OBC SC ST समाज से आते हैं और आपने मेरे पर कंप्लेन दर्ज कर दी, यदि आपकी कंप्लेन झूठी है तो उसके खिलाफ आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सबसे बड़ी खामी है। तो इस डर को तो दुनिया अपना हथियार बना करके काम करेगी, पूरा खुन्नस निकालने का काम करेगी। तो ऐसे कानून को, ऐसे रिकमेंडेशंस को ला करके आप समाज को विघटनकारी दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए अभी इस मामले पर रोक लगा दी है कि जो 2012 की जो गाइडलाइन थी, जो कानून था, उसी को माना जाएगा। तो क्या आप लोग इसी को अपनी जीत मान लेंगे? देखिए, अभी ये तो पूर्ण जीत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस दंभियों की नीति को उन्होंने खंडित कर दिया है। ये हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। हमारा जो पूरा सर्वोच्च समाज रहा है, सर्वोच्च सत्ता रही है, हम लोगों ने मुगलों से लड़ा, हम लोगों ने जो है अंग्रेजों से लड़ा, और अब अपने में खुद में सनातन संस्कृति में लोगों को विघटन करने की प्रयास की जा रही है इस सरकार के द्वारा। देखिए, जो UGC का नियम है वो नियम सिर्फ नियम नहीं है, वो काला कानून है। काला कानून सिर्फ इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि मान लीजिए आज हमारा घर परिवार में किसी OBC वर्ग के या दलित वर्ग के, दलित OBC मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा संविधान कहता है कि फलाने दलित है, फलाने OBC है, क्योंकि हमारा सनातन संस्कृति तो ये मानता है वसुधैव कुटुंबकम, सभी हमारे भाई हैं, भारत में रहने वाले सभी लोग हमारे भाई हैं, वो चाहे दलित हैं, चाहे SC ST है, चाहे कोई है। हम बचपन से ही उनके साथ खेले कूदे हैं, बड़े हुए हैं। लेकिन अगर जातिवादी मानसिकता से भारत को तोड़ना चाहती है सरकार, मान लीजिए कि विश्वविद्यालय में आप जा रहे हैं तो आप अपने पहले घर के बच्चों को ये बताते थे कि जो कोई भी शिक्षक रहे, वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो, उनका पैर छूना है। आज आप उस स्कूल में, कॉलेजेस में अपने टीचर, अपने विद्यार्थियों को भेजेंगे, अपने बच्चों को भेजेंगे जहाँ पे सवर्ण हो। क्यों? क्योंकि वो आप डर रहेगा, आप कहेंगे कि OBC के बच्चों से बच के रहना। आपका अगर कल को बच्चा होता है तो आप अपने बच्चे से ही ना कहते हैं कि OBC के और SC ST के बच्चों से दूर रहना, क्योंकि क्या पता तुमको कल फंसा दे और फंसा के तुमको 10 साल की 20 साल का सजा हो जाए। वो तिवारी जी वाला केस आप देख ही रहे हैं। 20 साल बाद जब वो आदमी आया तो उसके माता पिता, उसके भाई मर चुके थे, और वो निकल के जो है, जब सरकार ने कहा तुमको क्या चाहिए, तो कहा अपनी जवानी लौटा दीजिए हमारी, लौटा दिया, नहीं ना लौटा पाया। तो देखिए, UGC का जो ये अधिनियम था, इसमें जो इक्विटी कमीशन था वो पूरा का पूरा, उसमें OBC रहेगा, SC ST रहेगा, और उसके बाद से एक बार अगर किसी ने ये मुद्दा छेड़ दिया कि इन्होंने हमको इस तरीके से और
अगर मान लीजिए हमारा और आपका गांव का खेतीहर का झगड़ा बवाल हो और एक ही कॉलेज में स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हो, पता चले कि जाए और वो कह दे कि भाई हमको छेड़खानी कर रहा था, वो इक्विटी कमेटी उसको इस तरीके से अपने हाथ में ले कि 10 साल उसकी जिंदगी बर्बाद, फिर उसी प्रकार से आप तो सवर्णों को साफ बर्बाद कर देंगे। आज तक कोई भी ऐसा नोबेल प्राइज नहीं है भारत में जो आया वो आया जो सवर्ण समाज ने न लाया हो। हर तरीके से देने की कोशिश कर। आप लोग सब वकील ही हैं, तो आप लोग सब वकील ही हैं? नहीं, मैं वकील नहीं हूँ। अच्छा, आप मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर। जो ये नियम बनते हैं, जो नए कानून बनते हैं, तो क्या इसकी भी आवश्यकता है कि जो कानून है वो स्पष्टता उसमें रहे, स्पष्ट कानून रहे कि आखिर वो कहना क्या चाहता है? जैसे कि ये भी नियम बना, उसके बाद में पक्ष के लोग या जो शिक्षा मंत्री हो, किसी ने इस पर आगे खुलकर बात नहीं की, इसकी व्याख्या नहीं की। समाज में भी हम लोग भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। देखिए, तो इस पर भी तो संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, आपका ये 100% सत्य बात कहे आप। सबसे पहली बात, ये सरकार की अंधा कानून क्या हो गया है। वहाँ पे दो दम्भी बैठे हुए हैं, वो करते क्या है, कोई एक मामला इधर छेड़ दिए और उस मामला छेड़ के और एक राजपत्र जारी कर दिए, धीरे से एक नियम पारित कर दिए। इस पे कोई बैठक, कोई एक विभिन्न प्रकार का एक युद्ध स्तर पर काम होता ही नहीं है। उसके बाद धीरे से छुआने के बाद लोग जब इस पे भड़के, अब वहां जाके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगे। आज ये पहला ऐसा सरकार बना है जो देश को ही नहीं, धर्म को ही नहीं, जाति को ही नहीं, पूरे इंसानियत को तोड़ने और बांटने का कार्य कर रही है। बस इतना जान जाइए, कोई चीज छुपा के हो रही है, सारी चीज, किसी चीज में स्पष्टीकरण हो ही नहीं रही है। तुगलकशाही हो रही है, कभी ये नियम बना दो तो कभी ये नियम बना दो, इस नियम पे अमल करना है, उस नियम पे अमल करना है, और लोगों को विदेशों से बुला रहे हैं क्या कि हमारा जो भारत देश है, हमारा जो सनातन संस्कृति है, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। अरे भाई, श्री कृष्ण भगवान ने तो ये भी कहा है, चातुष्वर्ण मया सृष्टिम गुण कर्म विभाजितम। तो गुण कर्म से बटा है ना, ये जाति पात में तो बांटने वाला संवैधानिक ही है, और आप ही बांट रहे हैं। तो किस प्रकार से आप इसको कह देंगे कि जो है ये संवैधानिक तरीके से ये सही है? आप इसको एक युद्ध स्तर पे काम करिए, कौन लोग गरीब है उस पे काम करिए। आप एक चीज बताइए, 95% SC ST के मुकदमे झूठे होते हैं, उस पर सरकार वो गठित करती है? कभी नहीं गठित करती है। 15% अगर सवर्ण जाति के लोग, देखिए हमारे 15% के भले हम लोग सवर्ण जाति हैं, लेकिन हमारे मैक्सिमम, अधिक से अधिक हमारे अगर कोई हित और मित्र है तो वो दलित और OBC वर्ग के ही हैं। हम कल से उनको मिले और कल से उनसे जाएं गले मिलने, तो ये मान लीजिए कि अगर कोई हमको पंडितवा कह दिया और मैं किसी को अहिरा कह दिया, ये तो हम लोग का आपसी सद्भावना था ना, आपसी सद्भावना था ना। वो हमको अगर पंडितवा कहा, मैं उसको अहिरा कहा, वो जाके UGC के यूकेटी कमेटी में जो है वो कर दे, गदाई की यादव है। तो ऐसे सोशल मीडिया पर भी और कई सारे ऐसे छात्र हैं जो OBC समाज से आते हैं, और उन्होंने भी इस कानून का विरोध किया कि ये हमको बांटने का नहीं करेंगे। OBC देखिए, पिछड़ा और दलित कोई है ही नहीं, वो हमारे भाई है। हम उनके सर्व समाज, हमारे बाप दादाओं ने जो है इस देश के लिए बलिदान दिया है। जब जो है क्या कहते हैं, चित्तौड़ की किले में लड़ाई होती थी तो 40 मन जनेऊ एक दिन निकलता था। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सब जनेऊ पहनते थे। हमारे हिंदू भाई बहन मारे जाते थे, और आज आप उन्हीं लोगों में एक दूसरे में लड़ाई का काम कर रहे हैं। ये बताइए, देखिए मैं अपना व्यक्तिगत बता दूं, मैं ऐसे गाँव से आता हूँ जहाँ मेरा ही खानदान ब्राह्मणों का है, और पूरा जो है वहाँ पे OBC समुदाय, यादव और बनिया बिरादरी है, लेकिन सभी लोग हम लोगों को अपने पलकों पे रखते हैं। हमारे पिताजी जो है 3 बार से जनता के प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। तो अब मैं क्या कहूंगा, वहां जातिवाद है? बिल्कुल नहीं। जातिवाद कहीं अगर है तो सिर्फ उस सत्ता के गलियारों में और सत्ता के कुर्सी पे है, जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनसे लड़वा रहे हैं। आज तक आप बताइए, ये भाजपा सरकार आने से पहले आप जानते थे कि मुस्लिम में कितनी जातियां थी? नहीं जानते थे, लेकिन ये उसमें भी जाति पैदा कर दिया है। सरकार सिर्फ और सिर्फ समाज को तोड़ने का काम कर रही है, और एक ऐसा समय आएगा जब गृह युद्ध होगा, और गृह युद्ध में उस तरीके का सामना आएगा कि अपने भाई को, भाई सा मतलब है कि एक दलित, एक पिछड़ा, एक सवर्ण आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, और ये राजनीतिक रोटी सेकने वाले कुर्सी पर बैठ के दम की राजनीति करेंगे, राजनीतिक रोटी सेकेंगे। लगा दिया है। इसके बाद आप लोगों की अपेक्षा जो है माननीय न्यायालय से क्या है? माननीय न्यायालय से यही है कि उस पर दृढ़ रहे, और अगर ये तुगलकशाही और ये तानाशाह जो बैठ के वहाँ संसद में इस नियम को पालन पूरित करने का पुनः अगर वो करते हैं, तो उस पर दम के फटकार लगाए, और हम लोग अपने युद्ध बल के साथ तो है ही इस सरकार का दमन और विरोध करने के लिए, इनके तुगलकशाही और तानाशाही नीतियों के लिए। मैं चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने इस फैसले पर अडिग रहे, और भी सवर्णों और सर्वधर्म सर्वहिताय के बारे में जो भी चीजें आए उस पर सुधार करने का प्रयत्न करें। यही मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विनम्र निवेदन करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित संजीवा वलेंद्र मिश्रा। सर, मेरा नाम है संजय कुमार यादव। रघु और यदु 2 वंश थे, जो क्षत्रिय वंश, यादव वंश, और इतिहास गवाह है
सुदामा कृष्ण की मित्रता आज भी मिसाल बनी है ना मिसाल, आज भी मिसाल बनी। आज शादी होती है, हम यहाँ तो जरूर है, लेकिन आज शादी होती है तो किसको बुलाते हैं? पंडित जी को। कोई मरता है किसको बुलाते हैं? पंडित जी को। प्रणाम किसको करते हैं? पंडित जी को। क्यों करते हैं भाई? ज्ञान है, शिक्षा है, उनका इतिहास है, इतिहास है ना, इतिहास है, हमें भी यादों है, इतिहास है। तो अगर हम इतिहास को अगर कायदे से सनातन धर्म मतलब सनातन धर्म को लेकर चल रहे हैं, इनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है ना, किसी को नौकरी मिल रही तो अग्निवीर कर दो, मास्टरी मिल रही है तो निकाल दो, जांच करवा दो, रेलवे में भर्ती कहीं देख रही है, रेलवे में भर्ती गच कर दो, कोई मुद्दा नहीं है। दो गुजराती मिल के देश को बढ़ा रहे हैं, दो अडानी अंबानी चल के पूरे देश को खा रहे हैं। एयरपोर्ट भी क्या, एयरपोर्ट पे हम गए थे, परसों की बात है, बेंगलोर में 60 रुपए की बिस्लरी की बोतल और एक काफी पिए थे प्लेन में 150 रुपया, 500 रुपये का बड़ा बोतल पानी का। यही तो है भैया इंडिया। 400 रुपये एयरपोर्ट पे देते हैं पार्किंग का। कौन चलाता है? अडानी अंबानी चलाते हैं। इसे दर्द है, बहुत दर्द है। आज हमारे बच्चे घूम रहे हैं, भर्ती नहीं हो रहे, उम्र खत्म हो गई, हमारी उम्र खत्म हो गई, नौकरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? पैसा नहीं है तो नौकरी नहीं है। इस प्रकार आजकल सवर्ण के लड़के हैं 40 साल 35 साल के हो जा रहे, नौकरी नहीं मिली, शादी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो रही है? लड़का क्या कर रहा है? प्राइवेट नौकरी कर रहा है, 2 लाख पाता प्राइवेट में, कोई मतलब नहीं है। सरकारी है, 50-60 हजार की पुलिस है, क्या है? शादी हो रहा है 10 लाख के रुपया, 10 एक गाड़ी पक्की रखी है ना। आज 40 साल 35 साल की उम्र बच्चे हमारे हो जाने, शादी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? नौकरी नहीं है। हम अपनी बेटी की शादी खोलने कहाँ जाएंगे? अरे सरकारी लड़का चाहिए हो, पुलिस वाला बा कौन बताइया। गाँव में एक लड़का पुलिस वाला हो जा रहा है, मतलब साल खेती ना हो, बैठने के लिए कुर्सी ना हो, 10 लाख डिमांड उसका बना हुआ है। दहेज प्रथा पे नहीं बोलेंगे, दहेज बंद कराओ। जातिवाद मतलब क्या होता है? जातिवाद का मतलब ये होता है आग लगाना। रघु है यदु 2 वंश थे, दोनों के क्षत्रिय हुए राजा, एक यादव वंश में हुए। इसी यूनियन बैंक में गार्ड की नौकरी करता हूँ। पहले बैंक में एक्स आर्मी के लिए जगह रहती थी कि गार्ड के लिए एक्स आर्मी के आदमी रखे जाएंगे। आज की स्थिति यह है कि वही एक्समैन आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नौकरी कर रहा है। सब कुछ आउटसोर्सिंग पे सरकार देती जा रही है, कोई वैकेंसी नहीं हो रही है। आज बैंक में भी संविदा पे एम्प्लॉय रखे जा रहे हैं, 15,000 रुपये महीने पे। वही काम जो अन्य बैंक कर्मी कर रहे हैं, वही काम उनसे भी लिया जा रहा है 15,000 रुपये पे। हम लोगों को एक्समैन आए, अब क्या है भाई डायरेक्ट भर्ती बैंक नहीं लेगी, तो क्या है आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से आप आइए, सेवा कीजिए। और जातिवाद का सबसे बड़ा, जातिवाद इतना बड़ा जहर है जो समाज को समाप्त कर रहा है। भाई भाईचारा, ये बताइए सर कि 5 आदमी हैं, 5 जाति से हैं, ये मुट्ठी बंधी हुई है, और जिस दिन आप जातिवाद का जहर इसमें डालेंगे, मुट्ठी खुल जाएगी, बिखर जाएगी। जातिवाद का जहर जो है समाज को तोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है। और जो भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं किसी व्यक्ति का या किसी एक पार्टी के नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर एक पार्टी अपने मतलब के लिए, अपने वोट की राजनीति के लिए समाज को बांट रहा है, वर्गीकृत कर रहा है, और अपने लाभ के लिए। ऐसा नहीं है, अभी जो भी ये मुद्दा वर्तमान में चल रहा है यूजीसी का, हर पार्टी में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि हैं, चाहे एमपी हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे कोई बोला नहीं, कोई भी बोला नहीं है। एक अभी कलराज मिश्रा जो पूर्व राज्यपाल हैं राजस्थान के, उन्होंने अपना स्टेटमेंट आज दिया है कि यह काला कानून है, इस पे पुनः समीक्षा होनी चाहिए। एक अभिभावक के नाते, गार्जियन के नाते आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के नियम और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षित संस्थानों में आवश्यकता है? सर मैं उससे पीड़ित हूँ। मेरी बेटी है, MBBS कर रही है KGMC से, एक लड़का मेरा अभी पढ़ रहा है। अब ये बताइए कि हमारी बच्ची है, कल के डेट में उसको कोई लड़का छेड़ता है, जो अभी जो ये नियम लग रहा है यूजीसी में, तो कल के डेट में कोई लड़का उसको छेड़ता है या प्रपोज करता है और वो उसका विरोध करती है, वही लड़का जाएगा यूजीसी में कंप्लेन करेगा कि साहब ये लड़की हमको प्रताड़ित कर रही, जातिवाचक शब्दों का प्रयोग करके हमको जो है कि आहत कर रही है, हमारा मान सम्मान जो है कि ये धूमिल कर रही है। तो अब देखिए साहब, उस लड़के की सुनवाई होगी, ये जो नियम कह रहा है उस नियम के हिसाब से उस लड़के की सुनवाई होगी, लेकिन प्रताड़ित मेरी बच्ची हुई है, मेरी बच्ची का सुनवाई नहीं होगा।
तो ये अंधा कानून है साहब। नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए, और इससे क्या होगा, इस कानून की वजह से इसका दुरुपयोग बढ़ेगा, और आने वाले समय में जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो डर से, भय की वजह से उच्च शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यह एक तरह से इनडायरेक्टली पिछले दरवाजे से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको करियर को तबाह करने के लिए समझिए लाया गया है। ये लोग बिखरे रहे और हमारे झंडे को ढोते रहे। भाई झंडा कौन ढोता है? झंडा कौन, आप सोचिए, वही ढोता है जिसके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार है, बेकार है, वही झंडा ढोता है। क्यों? उसको नौकरी मिलेगी नहीं, नौकरी कर नहीं पा रहा है। लेकिन फिर वही लोग तो आगे चल के नेता हो जाते हैं, फिर इस प्रकार के नियम कानून लेके आते हैं। सर, राजनीति इतना गंदा जगह मेरे हिसाब से कोई है ही नहीं, और राजनीति में वही व्यक्ति जाता है जो गंदा हो जाता है। देखिए, वह एक ऐसा कलर है कि राजनीति का कलर जिसके ऊपर चढ़ जाएगा उसका ना अपना कोई सम्मान है, ना अपने समाज का सम्मान है, ना अपने देश का सम्मान है। देश का भी सम्मान नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। आप जिस भी चैनल पे चलाना चला लीजिएगा, देश का भी वो सम्मान नहीं करेगा। अगर उसको अपना लाभ दिखाई देगा तो देश से भी सौदा कर लेगा। सबको एक तराजू में नहीं ना तोल सकते, कुछ एक आध दो नेता तो। बिल्कुल सर, देखिए ये भी सही है। 10 आदमी है, अगर 2 आदमी गंदगी करते हैं तो पूरे 10 आदमी प्रभावित होते हैं। खराब चीजें बहुत जल्दी फैलती हैं। 8 आदमी अच्छाई कर रहे हैं तो वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन 2 आदमी गंदगी करेंगे वो पूरा समाज को गंदा कर देता है। जैसे कि एक तालाब में हजारों मछलियां रहती हैं, एक मछली अगर मर गई और उसमें से नहीं निकाला गया तो पूरे तालाब को विषैला कर देती है। उसी तरह से हर समाज में, हर जगह पे जो गंदे लोग होते हैं, एक व्यक्ति गंदगी करता है और पूरा समाज दूषित हो जाता है। 23 करोड़ का पुल बना, पानी की टंकी बनी गुजरात में, उद्घाटन से पहले ढह गई कोई माई बाप। 1,40,000 रुपया भरी सोना, जो 10,000 रुपया भरी था। हमारा उम्र मान के चलिए 45 साल है, लेकिन 10,000 से लगा के सीधे कितना महंगाई पहुंचाए, बस इतना समझिए। कौन चीज सस्ता हमको बस बता दी, बस एक ही चीज सस्ता, जहर और मौत। चलिए, ये थी जनता जो अपनी अपनी विचारों को इस यूजीसी के नए कानून पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी फिलहाल रोक लगा दिया है, इस पर सभी लोगों ने अपना अपना विचार रखा है। इस पर जो भी आगे की जानकारी होगी हम आपके साथ बताएंगे। मैं अनुराग, गोरखपुर, कैमरा पर्सन अरुण के साथ संवाद क्रांति।